Assalamualaikum. Today we will perform a practical of transmission line in which we will see the phase angle and voltage drop between sender and receiver ends. And the objective of the experiment is to regulate the receiver end voltage. We have to regulate the receiver end voltage, and we will see how we can regulate the receiver end voltages. Also to observe the phase angle between the voltages at the sending end and the receiving end of the transmission line. So we will also observe the phase angle between two voltages. One is sending end voltage and the second one is receiving end voltage. The third objective is to observe the line voltage drop when the sending and receiving end voltages have the same magnitude. Okay, we will also observe the voltage drop between sending and receiving end voltages when both of the voltages have same magnitude, means sending end voltages and receiving end voltages have the same magnitude. Apparatus required are resistive load, 3-phase transmission line, capacitive load, AC voltmeter, 3-phase watt var meter, phase meter, and power supply connecting leads. So first of all we will discuss that why there is a voltage drop between sending end and receiving end. So whenever we connect a load to receiving end side of the transformer, either transformer or either of transmission line, then there will be a voltage drop because of this load, because this is drawing current. Previously there was no current drawn from this transmission line. तो जब भी ट्रांसमिशन लाइन से करंट ड्रा होगा तो जाहिर सी बात है वोल्टेजेस ड्रॉप होना शुरू होंगे, और जितना ज़्यादा करंट इंक्रीज़ होता चला जाएगा तो रिसीविंग एंड पे वोल्टेजेस उतने डिक्रीज़ होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रीवियसली सेंडिंग एंड पावर और रिसीविंग एंड पावर इक्वल अगर थे, तो क्योंकि करंट जो है वो प्रीवियसली ज़ीरो था या करंट बिल्कुल ना होने के बराबर था, तो वोल्टेजेस मैक्सिमम आ रहे थे। बट जब यहाँ पर लोड कनेक्ट हो जाएगा तो करंट जो है वो ज़्यादा ड्रा होना शुरू हो जाएगा, और करंट ज़्यादा ड्रा होगा तो वोल्टेजेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे तो मींस पावर तो सेम रहेगी, बट एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरा जो पैरामीटर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इस वजह से वोल्टेजेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, अब इनको किस तरह से रेगुलेट करना है। प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने ये देखा कि अगर हम कैपेसिटिव लोड पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विथ ट्रांसमिशन लाइन और विथ लोड, लाइक अगर रेजिस्टिव लोड था तो रेजिस्टिव लोड के पैरेलल में हमने कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटिव लोड इज़ रिएक्टिव पावर सप्लायर, एंड जो भी लोड रिएक्टिव पावर सप्लायर होगा या कोई भी डिवाइस रिएक्टिव पावर सप्लायर होगी, दैट विल बूस्ट द वोल्टेजेस, मींस वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करेगी। तो वोल्टेजेस कैपेसिटर लगाने से पैरेलल में रेजिस्टर के साथ हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। बट अवर ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू इंक्रीज द वोल्टेजेस, अवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू रेगुलेट द वोल्टेजेस। लेट्स सपोज हमने स्टार्ट किया था कि रिसीविंग एंड साइड पे ट्रांसमिशन लाइन के जो वोल्टेजेस थे वो 300 वोल्ट्स थे, तो हमने ये करना है कि जो कैपेसिटिव लोड हमने पैरेलल में ऑन करना है रेजिस्टर के साथ, वो इस तरह से या इस वैल्यू का ऑन करना है कि ये जो वोल्टेजेस हैं ये 300 वोल्ट्स ही रहें, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वोल्टेजेस की वैल्यू जो रिसीविंग एंड पे हमें रिक्वायर्ड है वही वैल्यू हमें मिले, ना कि वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएं ना वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएं। बट आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू रेगुलेट the receiving end side voltages of the transmission line। हमें बूस्ट करना जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ओके, अब बूस्ट कैसे करेंगे ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और एक जो मेन चीज़ है यहाँ पर नोट डाउन करने की, ट्रांसमिशन लाइन जब हमने कनेक्ट की हुई है तो जैसे ही एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर फ्लो होना स्टार्ट होगा, एक्टिव पावर फ्लो करता है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, लाइक सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की साइड की तरफ। इफ़ देयर इज़ फेज एंगल इन बिटवीन टू साइड्स, ये जो हमने फेज मीटर लगाया है इस फेज मीटर से हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक्टिव पावर तब तक फ्लो नहीं होगा, आइदर इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम सेंडिंग एंड साइड टू रिसीविंग एंड साइड, और द एक्टिव पावर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम रिसीविंग एंड साइड टू सेंडिंग एंड साइड। ये एक्टिव पावर तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक यहाँ पर कोई एंगल क्रिएट नहीं होगा, और एंगल किन दो पॉइंट्स के दरमियान या किन दो पैरामीटर्स के दरमियान क्रिएट होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेजेस
और रिसीविंग एंड वोल्टेजेस के दरमियान एंगल जब तक क्रिएट नहीं होगा तो एक्टिव पावर फ्लो नहीं होगा। ये हमने ऑब्ज़र्व करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक फेज़ मीटर लगाया है और इस फेज़ मीटर से हम ये वैल्यू जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये भी देखेंगे कि जब हम ज़्यादा वोल्टेजेस ज़्यादा लोड्स की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, लाइक पहले हमने 0.1 एम्पेयर का लोड ऑन किया, फिर हमने 0.2 एम्पेयर का लोड ऑन किया, फिर 0.3 एम्पेयर का लोड ऑन किया, तो 0.3 एम्पेयर लोड के केस में एक्टिव पावर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी जो कि सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो रहा है, और इसके अलावा जो ये एंगल होगा ये फेज शिफ्ट इंडिकेटर या जो फेज मीटर इंडिकेट करेगा ये इंक्रीज्ड होगा एज़ कम्पेयर टू 0.1 एम्पेयर लोड। मीन्स जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ करते जाएंगे ये जो फेज़ एंगल है ये इंक्रीज़ होता जाएगा बिटवीन सेंडिंग एंड वोल्टेजेस एंड रिसीविंग एंड वोल्टेजेस, क्योंकि हमने इस फेज़ मीटर को जो कनेक्ट किया हुआ है एक साइड जो है वो सेंडिंग एंड पे कनेक्टेड है और एक साइड जो है वो रिसीविंग एंड पे कनेक्टेड है। तो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के दरमियान ये फेज़ एंगल इंक्रीज़ होता चला जाएगा जैसे जैसे लोड की वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जाएगी। फिर हम ये देखेंगे कि जब हम कैपेसिटिव लोड ऑन कर रहे हैं तो उस कैपेसिटिव लोड के ऑन करने का वोल्टेज जो यहाँ पर रिसीविंग एंड पे है उन पर तो इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन इस फेज़ एंगल पे क्या इफेक्ट आता है ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि वेदर दिस फेज़ एंगल इज़ डिक्रीजिंग और नॉट, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो फेज़ एंगल है दिस इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर क्योंकि रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर जो हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे पैरेलल में रेजिस्टर के साथ, वो रिएक्टिव पावर जो सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो रहा है उसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ये कैपेसिटर खुद रिएक्टिव पावर सप्लाई करना शुरू कर देगा टू ट्रांसमिशन लाइन। जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है ट्रांसमिशन लाइन की ये खुद फुलफ़िल करना शुरू करेगा, और जब ये फुलफ़िल करना शुरू करेगा तो फिर सोर्स से जो है वो रिएक्टिव पावर ड्रा नहीं होगी, और सोर्स से रिएक्टिव पावर ड्रा नहीं होगी तो रिएक्टिव पावर की जो वैल्यू है जो पहले सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो रही थी वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब जो है रिएक्टिव पावर ये कैपेसिटिव लोड सप्लाई कर रहा है। तो कैपेसिटिव लोड सप्लाई कर रहा है तो सोर्स से वो वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, और जो करंट की वैल्यू है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि XL और XC की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर XL तो नहीं है बट ये कंपनसेट करेगा रिएक्टिव पावर को जो ट्रांसमिशन लाइन इटसेल्फ ड्रा कर रही है। ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टिव पावर को कैपेसिटर कंपनसेट कर देगा, और जब ये कंपनसेट कर देगा तो वोल्टेजेस जो डिक्रीज़ हुए थे, वोल्टेजेस हमेशा जब भी रिएक्टिव पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है लोड के तौर पे या लोड की फॉर्म में या कहीं पर भी रिएक्टिव पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है तो वहाँ पर वोल्टेजेस आपके डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब उन वोल्टेजेस को के डिक्रीमेंट का बेसिक जो पर्पस था या बेसिक जो बैक हैंड पे एक रीज़न था, वो रीज़न जो है रिएक्टिव पावर इंक्रीमेंट था। अब रिएक्टिव पावर हम खुद कंपनसेट कर रहे हैं कैपेसिटर के साथ, ना कि हम ये कर रहे हैं कि वो सोर्स से लें, तो फिर जो है वो वोल्टेजेस हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, डेटा टेबल देख लेते हैं जो हमने वैल्यूज़ रिकॉर्ड करनी है, वोल्टेजेस रिकॉर्ड करने हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, रिसीविंग एंड वोल्टेजेस, और जो एक्टिव पावर हैं वाट मीटर नंबर 2 से मींस ये जो लोड साइड पे एक्टिव पावर है वो हमें यहाँ पे मेजर करना है, और रिएक्टिव पावर जो लोड साइड पे है वो मेजर करना है, और लाइन का हमें वाटेज कैलकुलेट करना है। वो हमने प्रीवियस जो है वो एक्सपेरिमेंट में देखा था कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। P1 पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी पावर पे, पावर की वो ओवरऑल पावर होगी ट्रांसमिशन लाइन की भी और लोड की भी, तो ओवरऑल पावर से हम माइनस कर देंगे लोड की पावर जो कि P2 मेजर कर रहा होगा, तो ओवरऑल से हम लोड की पावर माइनस कर देंगे तो हमें ट्रांसमिशन लाइन से जो पावर गुजर रही है वो मिल जाएगी। तो वो यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। देन रिएक्टिव पावर के लिए भी यही करेंगे, Q1 माइनस Q2 कर देंगे तो हमें लाइन की पावर मिल जाएगी, और ये जो एंगल है ये एंगल हमें जो भी यहाँ पर मीटर पे इंडिकेट हो रही होगी वो एंगल हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। सो ये जो टेबल में वैल्यूज़ रिकॉर्ड करनी है
ये जस्ट सिंपल रेजिस्टिव लोड जब हमने कनेक्ट किया उसके लिए है। फिर हम क्या करेंगे, रेजिस्टिव लोड के साथ मैंने जैसे बताया कि पैरेलल में कैपेसिटिव लोड भी हम टर्न ऑन करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। जब कनेक्ट करेंगे और फिर इसको टर्न ऑन करेंगे, फिर दोबारा से हम ये जो है वो फेज शिफ्ट को नोट डाउन करेंगे और इसके अलावा एक्टिव पावर, ओवरऑल एक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर ऑफ दिस लोड जो है वो मेजर करेंगे। उसके बाद फिर हम लाइन की एक्टिव रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करेंगे एंड आखिर में फिर हम ये भी देखेंगे कि जब किस तरह से जो कैपेसिटिव लोड है वो टर्न ऑन करने से हमारे वोल्टेजेस रेगुलेट होते हैं। मींस कैपेसिटिव लोड हमने जब पैरेलल में कनेक्ट किया रेजिस्टर के साथ, फिर हमने कैपेसिटिव लोड टर्न ऑन किया, उसके टर्न ऑन करने से किस तरह से वोल्टेजेस रेगुलेट होते हैं रिसीविंग एंड साइड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये रिसीविंग एंड साइड है, तो यहाँ पर वोल्टेजेस हमने रेगुलेट करने। Okay, so this was the main objective of our experiment, and we will do this experiment in our lab.